नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। रात के 9 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जनमत। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, आपके पसंदीदा कार्यक्रम की शुरुआत करें सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे देश के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान। मत समझ लीजिएगा, पाकिस्तान की जगह चीन दुश्मन नंबर 1 हो गया है। यह कोई पहली बार नहीं है कि जब चीन को दुश्मन नंबर 1 के रूप में देश में पहचान दी गई है। 2003 में तत्कालिक रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी दुश्मन नंबर 1 के रूप में चीन की पहचान की थी। उस समय भी पाकिस्तान को उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत की हैसियत के आधार पर दुश्मनी की चाट में चीन से कमतर नहीं, बहुत ज्यादा कमतर आंका गया था। पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ सीमा पर गोलाबारी और भारत के भीतर आतंकी हमला कर अपनी दुश्मनी निकालता रहता है। अमेरिकी DIA की खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की इन हरकतों को भारत की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तो मानता है, लेकिन चीन जो प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ पाकिस्तान जितना अग्रेसिव नहीं दिखता, उससे दुश्मन नंबर 1 बताया जा रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस यदि ऐसा मानती है तो इसकी वजह भी है। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद और चीन की विस्तारवादी नीति भी इसमें इसकी प्रमुख वजह है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। इस योजना के तहत चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है, जो भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती दे रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स भारत के लिए चिंताजनक हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों से होकर चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं, जो भारत की चिंता को बढ़ाने वाला है। इन सबसे अलग भारत का ऑल वेदर फ्रेंड्स रूस के साथ चीन की बढ़ती यारी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए रूस के साथ भी संबंध गहरे कर रहा है। यह भी रणनीतिक दृष्टि से भारत की चिंता बढ़ा रहा है। पाकिस्तान आज भारत के साथ जो भी कर रहा है वो चीन के इशारे पर ही कर रहा है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को कमजोर करने की, उसकी गति को कमजोर करने के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। यह भी चीन की भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजी है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 होने की सच्चाई का आधार क्या है। क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली चीन का हथियार मात्र है? क्या चीन की भारत से दुश्मनी भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति है? क्या यह लड़ाई विश्व बाजार पर नियंत्रण को लेकर रखी गई है? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात अब अमेरिका की रिपोर्ट भी कहने लगी है। अमेरिका की 2023 नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी और एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में साफ तौर पर चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की बढ़ती सैन्य ताकत, विस्तारवाद वाली नीति और रणनीतिक चालें भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। चीन ने अपने पास बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और न्यूक्लियर हथियार जमा कर लिए हैं। उनके पास अत्याधुनिक युद्धपोत, एयरफोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है। दूसरी तरफ सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की बढ़ती हलचल चिंता का विषय बनी हुई है। 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत चीन रिश्तों में भारी गिरावट भी आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में चीन ने निवेश और सैन्य सहयोग बढ़ाया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC भी भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इसको अपने संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन दुनिया भर में अपने सैन्य और आर्थिक प्रभाव को बढ़ा रहा है। वो अलग अलग देशों में बेस बना रहा है और रूस के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी भी भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है। खैर, इसके साथ साथ भारत और चीन के बीच में आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी तेजी से बढ़ रही है। भारत का वैश्विक मंचों पर बढ़ता प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की मांग भी चीन को असहज कर रही है। अमेरिका की इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत को अब चीन को लेकर और अधिक सतर्क रहना होगा। चाहे सैन्य मोर्चा हो, कूटनीतिक हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच, चीन हर जगह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये आपने देखा भारत के नंबर 1 दुश्मन की कहानी कि किस तरह से गढ़ी जा रही है। बात करते हैं भारत की, जहां 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और 3 जगहों पर वो पहुंचे हैं। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने हम दिखाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर बड़ौदा की दाहोद की है, जहां पर पीएम रोड शो के माध्यम से लोगों से जुड़े और वहां पर लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। ये इंजन भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर है भुज की, जहां पीएम ने 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा और ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है, जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। ये तीसरी तस्वीर है कर्णावती की, जहां पीएम के साथ रोड शो में सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। एक तरफ हिंदुस्तान की ऐतिहासिक छलांग और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्ण पतन। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना भी थमी ही नहीं है कि देश के आर्थिक रणभूमि पर भी एक और विजय पताका फहरा दी गई है। आज भारत ने जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे विकसित देशों को पछाड़कर खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। यह सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की मेहनत, हमारी नीतियों की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अडिग नेतृत्व की गाथा है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का नया अध्याय लिख डाला। दाहोद से लेकर बलसाड़, अहमदाबाद से लेकर बीरावल तक 24,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वंदे भारत जैसी बुलेट स्पीड ट्रेनें आज रवाना हुई तो एक जनसभा में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की साजिश करेगा तो उसका नॉमिनेशन मिटा दिया, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यह चेतावनी थी पाकिस्तान को, जो कश्मीर में आग लगाने की कोशिश वो कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने उससे उसी की जमीन पर जाकर धो डाला। क्योंकि यह नया भारत है जो माफ नहीं करता बल्कि घर में घुसकर मारता है। अब भारत सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आत्मविजयी भी है। चाहे रण हो, सीमाओं का या फिर आर्थिक नीतियों का, भारत हर मैदान में आगे निकल रहा है। और यही है विकसित राष्ट्र से आगे बढ़कर विश्वगुरु भारत की ओर यात्रा। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच का हो चुका है और आंखों में सिर्फ एक सपना है, भारत का झंडा अब सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हर ऊंचाई और ऊंची इमारतों पर भी लहराना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत पर नजर उठाने वालों को उनकी सोच से भी खतरनाक सजा मिलेगी। गुजरात की धरती से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को पीएम मोदी ने जो संदेश दिया उसको लेकर एक विस्तृत आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला
अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए एक सशक्त कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया है। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। इन दलों में शामिल 51 सांसदों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और राजनायकों की टीम एकजुट होकर टीम इंडिया की तरह पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल फिलहाल फ्रांस पहुंच चुका है। वहीं एक अन्य दल न्यूयॉर्क के रास्ते गुयाना पहुंचा है, जबकि अन्य टीमें बहरीन, कतर, जापान, रूस और यूएई जैसी रणनीतिक रूप से अहम देशों का दौरा कर चुकी है। इन मंचों पर भारत स्पष्ट कर रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, बल्कि उसकी सरकार, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो या सेना की कठपुतली दहशतगर्दी को संरक्षण देती है। भारत की यह कूटनीतिक मुहिम दुनिया को बता रही है कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि विचार और वैश्विक जनमत की भी है। सुनिए हमारी टीम इंडिया का क्या कुछ कहना है। कतार की जो ट्रिप हुई वो एमईए की बहुत मेहनत और उन्होंने जो पहले हम आने के पहले जो मेहनत की है उसके कारण बहुत अच्छी मीटिंग्स रही और कतार ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि पूरी ताकत से वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से हमारे साथ लड़ेंगे। एक स्वर, एक भाषा, शांति, सद्भाव, इन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विचार हम रखेंगे और हमें उम्मीद है कि भारत के पक्ष को दुनिया अप्रिशिएट करेगी। और मैं भारत के सभी नागरिकों की ओर से गयाना की जनता, गयाना की गवर्नमेंट, खास करके उनके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट एक बात कहा है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, उसके लिए वे पूरी तरह से तन मन धन से भारत के साथ। भारत आज ड्रोन वॉरफेयर के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने आज अपने अत्याधुनिक CATS वॉरियर ड्रोन के साथ दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब न केवल रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक गेम चेंजर बनने की राह पर आगे बढ़ गया है। ये ड्रोन कोई साधारण मशीन नहीं है बल्कि एक ऐसा कॉम्बैक्ट अनमेड एरियल व्हीकल यानी UCAV है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाता है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग ने भी इस स्टील ऑयल और बिंगमैन की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं।
इस साल फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित हुआ एरो इंडिया 2025 में HAL ने CATS वॉरियर का मॉडल प्रदर्शित कर दुनिया को अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया था। CATS वॉरियर यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा ड्रोन है जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जैसे LCA तेजस, सुखोई 30 और MKI और रफाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ान भरेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह कि इसे मदरशिप एयरक्राफ्ट यानी मुख्य फाइटर जेट से नियंत्रित किया जाएगा। ये ड्रोन युद्ध के मैदान में फाइटर जेट से आगे उड़कर दुश्मन के हवाई क्षेत्र एयर स्पेस की हर गतिविधि की जानकारी पायलट को देगा। ये न केवल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निक्स यानी ISR में सक्षम है, बल्कि मिसाइलें और स्मार्ट बमों से भी लैस होकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकता है। इसके अलावा CATS वॉरियर में एक ऐसी खूबी है जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। जरूरत पड़ने पर यह कामिकेज मिशन में खुद को दुश्मन के हाई रिस्क टारगेट पर कुर्बान कर सकता है। यह क्षमता इसे दुश्मन के लिए एक भयानक खतरा बताती है, क्योंकि कोई भी पायलट या मानव युक्त विमान इस तरह का जोखिम नहीं ले सकता। एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित इस ड्रोन की मारक क्षमता को देखते हुए रक्षा विशेषज्ञों ने इसे ड्रोन वॉरफेयर में गेम चेंजर करार दिया है। यह ड्रोन 9000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका वजन लगभग 2 टन का है और यह 300 किलोमीटर के दायरे में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने में सक्षम है। CATS वॉरियर का मुख्य उद्देश्य इसकी वायुसेना के पायलटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुसकर न केवल तो ही कार्य करेगा, बल्कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसना पड़ा था, जिसके कारण विंग कमांडर अभिनंदन जैसे पायलटों को जोखिम का सामना करना पड़ा। लेकिन CATS वॉरियर के साथ ऐसी स्थिति में बदलाव आएगा। ये ड्रोन फाइटर जेट से आगे उड़कर दुश्मन की गतिविधियों की पूरी जानकारी देगा और जरूरत पड़ने पर खुद हमला भी करेगा, ताकि पायलट को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश न करना पड़े। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने रफाल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स से अपनी सीमा के भीतर रहकर लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल और बम दागे। CATS वॉरियर इस रणनीति को और प्रभावी बनाएगा, क्योंकि दुश्मन की सीमा में 700 किलोमीटर तक घुसकर डीप स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सकता है। CATS वॉरियर को लॉयल विंगमैन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक फाइटर जेट के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम करता है। ये ड्रोन हवा से हवा में मार कर सकता है और मिसाइलों और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी SAAW से लैस हो सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक, इंफ्रारेड, पोलॉट, AESA रडार और जैमिंग क्षमताएं भी हैं, जो इसे युद्ध में बहुमुखी हथियार बनाती हैं। ये ड्रोन स्वाम नेटवर्किंग और सेंसर फ्यूजन तकनीक का उपयोग भी करता है, जिसमें कई ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों को चकमा भी दे सकते हैं। अब बात होगी गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद की थाना मसूरी पुलिस और स्वाट टीम ने जवाबी कार्रवाई में 2 जिहादियों को, जिसमें नहू और अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ में दोनों गोली लगी हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये वही जिहादी हैं जो पुलिसकर्मी के हत्याकांड में शामिल थे। गाजियाबाद के नाहल गांव में रविवार देर रात हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर रख दिया था। नोएडा और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम जब वांछित अपराधी मोहम्मद कादिर उर्फ मंटर को पकड़ने गई तो उस पर न केवल पथराव हुआ पुलिस की टीम पर, बल्कि गोलियों की बारिश कर दी गई। इस भीषण हमले में नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ देशवाल, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SPG का हिस्सा थे, उनके सिर में गोली लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये कोई आम आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित जिहादी हमला था, जहां अपराधी पहले से घात लगाकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है? क्या जिहादी मानसिकता के लोग इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है?
आरोपी मोहम्मद कादिर पर चोरी, गैंगस्टर, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना जैसे कई संगीन अपराध दर्ज थे और केस की अगर बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज इन पर थे। अकेले मसूरी थाने में 16 केस थे इस कुख्यात आरोपी पर। फिर भी यह खुलेआम घूम रहा था और गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस को पता चला कि इसके गांव नाहल में मौजूद है तो टीम पहुंची और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुदर्शन न्यूज का बड़ा सवाल यही कि क्या आखिर इन जिहादी गुर्गों को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण इन्हें कानून के ऊपर बना रहा है? गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन क्या अब इतना काफी होगा? क्या यह मामला सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी का था या एक सोची समझी साजिश थी जो पुलिस को निशाना बनाने की थी? इस घटना को सिर्फ अपराध कहकर खारिज कर दिया चाहिए या सुदर्शन न्यूज ने जब इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की तो हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ग्राम नाहल में पहुंचे और वहां की इनसाइड स्टोरी अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर, जिसको पुलिस संयुक्त रूप से पकड़ने यहाँ टीमें पहुंची थी और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी जिहादी अपराधी कादिर के घर के ठीक बाहर है। अभी हमने आपको इसका अलग अलग हिस्सा दिखाएंगे, इसके घर के अंदर की चीज़ें और किस तरह से ये संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ाती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरा घर इस वक्त खाली पड़ा है, इसके पूरे परिवार के लोग इस घर को छोड़कर चले गए हैं। कादिर जो कि और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब यहाँ से इसको अरेस्ट किया गया तो इस घर में हम आपको अंदर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पलंग जो सोने के बिस्तर होते हैं वो मौजूद हैं। यानी इस घर में 25 से 30 ऐसे लोग रहते थे जो संदिग्ध थे, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर पत्थरबाजी की। ये मोस्ट वांटेड अपराधी महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने से इसके अपराध का सिलसिला शुरू हुआ और 24 इस पर मुकदमे दर्ज हैं, जो दर्शाता है कि कितना बड़ा जिहादी आतंकी है। अब आप ये भी एक बात समझिए कि इस पूरी गली में जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी कादिर के घर में है जहां इसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की संयुक्त रूप से टीम पहुंची थी। घर के बाहर का हमने हिस्सा दिखाया। अब अंदर आप इस घर में जब आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 4 से 5 आपको ये पलंग पड़े हुए नजर आएंगे जहाँ की हुक्का रखा है, हुक्का जल रहा है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी, चूँकि एक ही कमरे में 4 से 5 बेड पड़े हैं। आप इससे भी अब अंदाज़ा लगाइए। जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक आपको बुलेट बाइक नज़र आ रही होगी, कई सारे टायर्स नज़र आ रहे होंगे। संभवतः ये कादिर और उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की होगी। अब आप अंदर आएंगे, यहाँ देखिए पूरा स्टोर रूम है और इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें, संदिग्ध चीज़ें, अब आप देखिए इस तरह के हथियार भी यहाँ पर आपको रखे नज़र आएंगे। और ये जो पूरा परिवार है वो यहाँ से समय फरार हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ पर ये पूरा सामान देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको लोहे की रॉड नज़र आएंगी। कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाएं तो पाइप्स नज़र आएंगे और कुछ ऐसे भी सामान जो कि निश्चित तौर पर संदिग्ध होते हैं। घर के ऊपर जो है पत्थर का मलबा रखना, लोहे की रॉड रखना, बड़े बड़े डंडे रखना और ये पाइप्स जो हैं आप देखेंगे कि ये हैवी पाइप है, ये किसी को मारने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की संदिग्ध चीज़ें जो हैं इस वक्त आपको इस कादिर के घर पे नजर आएंगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने आई नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो इस वारदात से उपजे दर्द के निशान कई शक्लों में नजर आते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं ठीक इसी जगह की जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये विजुअल्स और वाइट चलते नजर आ रहे हैं, वो विजुअल्स ठीक इसी जगह के चल रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ खून के आपको निशान नजर आ रहे होंगे और चूंकि ये घटना स्थल है यानी कि यही वारदात को अंजाम दिया गया। 8 से 10 लोगों की टीम ने उसको घेर लिया और जो SOG के सहयोगी जो पुलिस के जो कांस्टेबल थे सौरभ जाट, उनको वहां से यहां तक जो कि सिविल में थे, यहाँ उन पर गोली चलाई गई है और यहाँ उनकी मौत हुई है। जब ये अरेस्ट कर रहे थे तब आप थे यहाँ पे? नहीं। अच्छा। नहीं। और ये गोली वारी हुई तब गांव में रात की बात है जी, मैं तो इन चिट्ठी अपने घर में ले हूँ। अच्छा, एक बहुत साधारण सा सवाल कि जब ऐसी गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है तो कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई यहाँ रात की? अच्छा, तो मार्केट है तो सब बंद हो ही गया होगा। हाँ, मार्केट हमें तो सुबह ही पता लगा, सुबह ही
देखा तो मार्कशीट बंद हो रही। उस मोस्ट वांटेड अपराधी को किस तरह पत्थरबाजी के बीच बचाकर पुलिस की टीम इसी मसूरी थाने में लेकर आई है। मोस्ट वांटेड जो अपराधी है कादर, उसे यहाँ पुलिस थाने में लाया गया है। इसी मसूरी थाने में पूछताछ चल रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए यूपी के नाहल गांव में पुलिस पर हमला कर दिया गया। पहले पत्थरबाजी हुई, घरों से पत्थर चले और उसके बाद गोलीबारी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन एक पुलिसकर्मी जो एसओजी के हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, सौरभ जाट, उनको यहां पर गोली लगी और उनकी मौत हुई है। इस 2 मंजिला बने मकान को कब गिराया जाएगा और इसके जो घर वाले हैं जो फरार हो गए हैं और वो लोग जिन्होंने रात में कल देर रात पत्थर बरसाए, उन पर कब कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन चेतन के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, मसूरी। आज दिनांक 26/5/25 को थाना क्षेत्र मसूरी से कल की घटना में हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना टीम मसूरी एवं स्वाट टीम देहात द्वारा ग्राम नाहल के पास जंगल के रास्ते पर डीएमई अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक नजर आई। उस बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर ना रुकते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत पर फायर करते हुए बदमाशों ने गाड़ी को मोड़ा और मुड़ते समय गाड़ी फिसल गई और पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नन्हू एवं अब्दुल बताया, जो कि कल के हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्तगण हैं। मौके से एक बाइक, 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। देशभक्ति अब सिर्फ नारे में नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गई है और ये चेतावनी उन छिपे हुए गद्दारों के लिए है जो सोशल मीडिया की आड़ में भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार से सामने आई इस चौंकाने वाली कहानी ने एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगे गंभीर आरोप अब सिर्फ शक की सीमाओं तक नहीं बल्कि सबूतों की जुबान में बदल चुके हैं। हिसार कोर्ट में ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन असली कहानी अब फॉरेंसिक जांच से खुल रही है। पुलिस के हाथ लगे ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से करीब 12 टेराबाइट डेटा बरामद हुआ। इतना डेटा जो कभी भी गद्दारी की किताब के पन्ने पन्ने खोलकर रख सकता है। इस डेटा में पाकिस्तान की 4 अलग अलग खुफिया एजेंसियों से जुड़े एजेंट्स के संपर्क के पक्के सबूत मिलते हैं। और सबसे खतरनाक बात कि ये ज्योति को ना सिर्फ इन एजेंट्स की असली पहचान पता थी, जानकारी थी, बल्कि वो इस बात से भी वाकिफ थी कि ये लोग पाकिस्तान की सरकारी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। फिर भी उसने लगातार इन चारों से संपर्क बनाया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, हर रास्ता इस्तेमाल हुआ जो देश की जड़ों को खोखला करता है। अब सवाल यह है कि ये यूट्यूबर थी या डिजिटल जासूस? क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया से जुड़ी इन कथित हस्तियों की पड़ताल करने में चूक रही है? क्या देश की संवेदनशील जानकारियां वैसे ही बिकेंगी जो सिर्फ एक चैट के जरिए? इन जांच एजेंसियों में अब यह भी खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई फाइल ट्रांसफर हुआ है, कोई डील हुई या फिर किसी सैन्य, कूटनीतिक या रणनीतिक जानकारी को दुश्मन देश तक पहुंचाया गया। अगर ऐसा है तो यह केवल जासूस नहीं, राष्ट्रद्रोह है, बल्कि गंभीर है सवाल भी और पूरा मामला भी। कौन लोग हैं जो इस जासूस ज्योति जैसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं? किसके इशारे पर यह साजिश चल रही थी? क्या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विदेशी एजेंडों का अड्डा बनते जा रहे हैं? सुदर्शन न्यूज़ की राष्ट्रवादी अपील है कि अब इस वक्त आ चुका है कि ऐसे मामलों में न केवल पूछताछ हो बल्कि इनको उदाहरण बनाकर ऐसी सजा दी जाए जिसे नजीर कहा जाए कि देश से गद्दारी करने वालों के लिए सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए, वो भी कठोरतम सजा और सामाजिक बहिष्कार। क्योंकि भारत अब चुप नहीं रहेगा। हर भारतवासी पूछेगा कि ज्योति जैसी जासूस कब तक हमारे बीच छिपकर देश बेचती रहेंगी। देशभक्ति अब एक्टिव मोड पर है और गद्दारों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो आपने आज की सभी बड़ी खबरों को देखा। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक मुझे और जनमत की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।